अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। आज हम न्यूज वर्ल्ड पर प्रारंभ करने जा रहे हैं साहित्य यात्रा। समाज की यात्रा साहित्य के साथ साथ ही चलती है, या यूं कहें कि जैसे जैसे समाज चलता है साहित्य उसके अनुरूप यात्रा करता है, या जैसे कहाँ कैसा समाज यात्रा कर रहा है यह वहाँ का साहित्य पढ़ कर के पता चलता है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों साथ साथ यात्रा करते हैं। न्यूज वर्ल्ड की इस विशेष प्रस्तुति में जहां हम देश के अनेक अनेक साहित्यकारों, रचनाकारों, लेखकों और साहित्य के मनीषियों से आप सभी की मुलाकात कराएंगे, आप सभी का संवाद कराएंगे। उस यात्रा को हम प्रारंभ कर रहे हैं न्यूज वर्ल्ड पर। आज हमारा सौभाग्य यह है कि इस प्रथम संस्करण में साहित्य यात्रा के एक ऐसा सुविख्यात नाम जो विगत 32 वर्षों से हिंदी साहित्य की साधना में अनवरत जो है साधनारत है, डॉक्टर अनु सपन के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज वर्ल्ड की साहित्य यात्रा में डॉक्टर अनु सपन जी का। हिंदी कवि सम्मेलन का एक वैश्विक चेहरा हैं डॉक्टर अनु सपन, जिन्होंने अनेक अनेक देशों की यात्रा की है। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या खाड़ी देशों की यात्रा हो, भारत अंतर्राष्ट्रीय भारत की जो सांस्कृतिक संबंध की जो संस्था है ICCR, उसके तहत इंग्लैंड की पूरे अनेक अनेक शहरों की यात्रा बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध तरीके से की और हिंदी का परचम वहाँ पर फहराया है। अनेक अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं जिन्होंने साहित्य में एक उत्कृष्ट स्थान और पाठकों के मन में एक विशेष जगह बनाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त कवि सम्मेलनीय यात्रा में अनेक अनेक पुरस्कारों से वो सम्मानित हुई हैं। मात्र 16-17 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय राजीव गांधी युवा कवि पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ और वहाँ से देश ने अनु सपन जी को जाना और फिर यह यात्रा आज तक अनवरत जारी है। और आज यह यात्रा साहित्य यात्रा में हमारे बीच में अनु सपन जी के रूप में उपस्थित है। मैं एक बार न्यूज़ वर्ल्ड पर स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर अनु सपन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत आभार। न्यूज़ वर्ल्ड के इस चैनल पर मैं अपने आप को पाकर बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुशी हो रही है। बंधुओं, साहित्य साधना का पथ सुगम नहीं है, एक दुष्कर कार्य है, यह साधना का कार्य है। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। यह बिल्कुल ठीक वैसा ही काम है, लेकिन 32 वर्षों से जिन्होंने साधना को किया है, आज हम इस साहित्य यात्रा में उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी इस यात्रा के बारे में, उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में और कैसी रही यहाँ तक की यात्रा, इसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं यूँ कहूँ अगर कि मैं 12-13 वर्ष की थी तब से मुझे पढ़ने का पहले शौक़ हुआ, और कविता क्या होती है, छंद क्या होते हैं, गीत क्या होता है, गज़ल क्या, ये मुझे इसका कोई व्याकरण बिल्कुल नहीं मालूम था। होता भी नहीं तो मैं बस ऐसा ही अपना जो भी मन में भाव आया वो अपनी कॉपी में लिखा करती थी। पढ़ती तो थी स्कूल में, और मेरे ज़्यादा रुचि जो मेरी जागी है कविताओं को लेकर वो कक्षा 9 में जब मैं पढ़ती थी, तो उसमें हमारे जो शिक्षक थे हुकुमपाल सिंह विकल, वो स्वयं एक सिद्ध कवि थे और मैं उनकी शिष्या रही हूँ। बैरसिया मेरा जन्म स्थान है, मैं वहाँ मैंने हाई सेकेंडरी तक की शिक्षा ली है। इसके बाद मेरा भोपाल आना हुआ, तो मैं 9 में पढ़ती थी कक्षा। तो हुकुमपाल सिंह विकल जी जो हिंदी पढ़ाया करते थे, वो इतने अच्छे ढंग से हिंदी पढ़ाते थे और उसकी कविताओं की जो व्याख्या करते थे वो इतने अच्छे मन से करते थे, इतने अच्छे तरीके से करते थे कि वो अंतर मन तक उतर जाती थी। तो वहाँ से मेरे अंदर कुछ ऐसा मुझे लगा कि कविता का प्रस्फुटन हुआ, और अपने स्कूल के जो प्रोग्राम होते थे उसमें मैं अपना गीत वगैरह लिखकर खुद ही और उसमें प्रस्तुत कर देती थी। और वो हुकुमपाल सिंह विकल जी जो हमारे सर थे उनको मैं सुनाती थी, तो वो बहुत खुश होते थे और प्रोत्साहित करते थे। वो जैसा भी टूटा फूटा लिखती थी, लेकिन मैं अपने कार्यक्रमों में, स्कूल के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें मैं अपने गीत, अपनी कविताएं। गुरु की दृष्टि भविष्य की डॉक्टर अनु सपन को देख पा रही थी, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि और भी कहाँ से मेरा लेखन का जो मेरी रुचि लेखन की ओर बढ़ी है,
वो यूं था कि मेरी बहन उस समय नॉवेल गुलशन नंदा, मनोज, रानू इनके नॉवेल पढ़ा करती थी। तो वो मुझसे वो 50 पैसे किराए से हमारे यहाँ मिला करते थे, तो मैं लेकर आती थी उनके लिए और वो पढ़ लेती थी। फिर वो पूरे मोहल्ले में ट्रांसफ़र होता रहता था, उन एक इस सहेली से उस सहेली, तो उसमें कभी कभी वो रह जाता था घर पे, तो मैं अखबार का जिल्द उसके ऊपर चढ़ा करके, मतलब उस उम्र में मैं जब रही होंगी 14-15 वर्ष की, तो मैं उसको नॉवेल को पढ़ती थी। और कादम्बनी और सरिता, मुक्ता, ये जो मैगज़ीन मेरे घर तो नहीं आती थी, लेकिन आस पड़ोस में जहाँ भी आती थी, और कुछ एक हमारे यहाँ रूपमल जीतमल की दुकान थी बैरसिए में, तो वो पुरानी किताबों को किराए से पढ़ने के लिए वही 4 आने 8 आने में दिया करते थे। कॉमिक्स मिला करती थी। हाँ, तो मैं वो भी, मुझे वहाँ से जो जो पंक्तियाँ अच्छी लगती थी मैं अपनी कॉपी में नोट कर लेती थी। वो स्कूल में जो बाल सभा हुआ करती थी उसमें सुनाने नहीं, के वो लिए। तो मैं नहीं सुनाती थी, सुनाती तो अपना ही थी जो भी लिखती थी टूटा फूटा, लेकिन वो मुझे कलेक्शन करने का शौक था। तो वहाँ से और मेरी रुचि कविता की ओर जागी। और फिर इसके बाद जब मैं भोपाल आ गई, मेरा हाई सेकेंडरी हो गया और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो फिर मेरी काव्य यात्रा का ऐसा, मतलब कविताएं तो मैं लिखती थी लेकिन बंद, डायरी के अंदर बंद, कहीं कोई मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। तो एक अचानक एक व्यक्ति से मेरी भेंट होती है जो आकाशवाणी में कार्यरत रहते हैं। तो ऐसी बातचीत के दौरान उनको लगा कि मैं कुछ लिखती, तो मैंने कहा हाँ मैं लिखती हूँ। तो उन्होंने कहा आप आकाशवाणी में प्रोग्राम देंगी। युवा वाणी एक कार्यक्रम आया करता था उन दिनों, तो मेरी तो लॉटरी खुल गई। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा आप मेरा कार्यक्रम करवाएंगे, मेरी कविताएं वहाँ प्रस्तुत हो सकती हैं? बोले क्यों नहीं। बस फिर मैं आकाशवाणी चली गई। युवा वाणी में मैंने अपना प्रोग्राम दिया, और उस ज़माने में रेडियो का भी क्रेज़ बड़ा था। क्रेज़ था। हाँ, तो सब सुनते थे, मतलब टीआरपी थी बहुत ज़्यादा। हाँ, हालांकि दूरदर्शन आ गया था लेकिन रेडियो का अपना महत्व था। तो मुझे इतनी खुशी हुई जब मेरा पहला युवा वाणी में कार्यक्रम आ रहा था, तो मैंने सबको पोस्ट कार्ड, 15 पैसे के उस समय पोस्ट कार्ड चला करते थे, तो मैंने बैरसी में अपने जो भी परिचित थे सबको कि मेरा इतनी इतनी बजे रेडियो पर यह कार्यक्रम आएगा, आप सुने। तो बहुत खुशी हुई अपार, और 51 रुपये का पहला चेक मुझे आकाशवाणी भोपाल से मिला उस ज़माने में। हाँ, तो ये मेरी यात्रा यहाँ से आरंभ हुई। इसके बाद फिर छोटे छोटे जो मैं गोष्ठियों में जाने लगी। गोष्ठियों में कवियों से मेरा जो साहित्य से जुड़े लोग थे उनसे मेरा परिचय हुआ। फिर उन्होंने मुझे, कहीं ऐसा उनको लगा होगा कि नहीं ये अच्छा पढ़ती हैं, अच्छा लिखने की कोशिश कर रही है, तो जो कॉलोनियों में गणेश उत्सव और नवरात्रि में दुर्गा उत्सव के जो आयोजन होते थे, उसमें कॉलोनियों में छोटे छोटे कवि सम्मेलन, मतलब लोकल, तो उसमें मैंने रचना पाठ किया। और वहाँ जो भी 51 रुपये 100 रुपये मिल जाते थे, तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई फिर। और सबसे बड़ा जो टर्न आया वो मुझे, मैंने तो ऐसे ही, बालकनजी बारी इंटरनेशनल एक संस्था जिसने पूरे प्रदेश से कवियों से, रचनाकारों से रचना मांगी थी, और एक विषय दिया था कि अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है। तो मैंने 91 में वो कविता ऐसे ही मैंने कहा भेज दी। मुझे ये तो कौन था सी नहीं। कविता थी? वो कविता तो छपी है किसी अखबार में, बहुत लंबी सी थी और आतुकांत कविता थी। तो मैंने कहा मेरा तो कोई चयन होना नहीं है, मैंने ऐसे ही भेज दी। पता चला मेरे पास पत्र आ गया कि आपका मध्य प्रदेश से आपका चयन हुआ। उसमें अलग अलग प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह से अलग अलग लोग थे। बहुत सुंदर। तो मेरा वहाँ चयन हो गया। अब दिल्ली में अवार्ड मिलना था 92 में, तो दिल्ली जाना मतलब बड़ा कठिन था हमारे लिए। तो मैंने घर में, परिवार में सबसे बातचीत की कि नहीं मुझे दिल्ली जाना है और अवार्ड मिल रहा है। वो तो मेरे परिवार में कोई कविता का वातावरण नहीं था, कोई कवि नहीं है, मैं ही पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये गुण आ गए। फिर खैर जैसे तैसे सारा सब जुगाड़ करके, और मेरा भाई जो मुझसे बड़ा था वो मेरे साथ, और एक हमारे फैमिली मेम्बर थे, वो हम दिल्ली गए। वहाँ से मुझे राजीव गांधी युवा कवि नेशनल अवार्ड 92 में मिला। वहाँ से जब मैं लौटी तो भोपाल में तमाम अखबारों में मेरी न्यूज़ छपी,
लोगों ने मुझे बहुत सराहा, बहुत बुलाने लगे, सम्मान, अभिनंदन, ये वो सब कुछ। बस फिर वहाँ से पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा और मेरे कवि सम्मेलन की यात्रा शुरू हो गई। एक और बात है कि मुझे अखिल भारतीय मंच कवि सम्मेलन के जो मिले, मेरा पहला मंच तो भोपाल का था। 96 में मैंने पहला मंच भोपाल में GPO कवि सम्मेलन में पढ़ा था, और इसके बाद मुझे अखिल भारतीय मंच में जो उज्जैन के रमेश गुप्ता चातक कवि थे, प्रोफेसर रमेश गुप्ता चातक, उन्होंने मुझे पहले बाहर के मंच, भोपाल से बाहर रतलाम, झाबुआ, जोवट, ये 3 कवि सम्मेलन उन्होंने दिए। और बस पहले ये भी हुआ करता था कि जहाँ कवि सम्मेलन होते थे वहाँ दूर से लोग सुनने भी आते थे, कुछ नगर परिषद के लोग भी सुनने आते थे। तो कुछ नगर परिषद के लोग, राजस्थान बॉर्डर उधर लगती है झाबुआ जोवट, तो कुछ राजस्थान के लोग आए होंगे, उन्होंने वहाँ मुझे सुना, मुझे बुक कर लिया कि आपको यहाँ इस कवि सम्मेलन में आना है। मैं वहाँ गई, बस ऐसे ऐसे करके फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सिलसिला बनता हाँ, ये कविताओं का दौर ऐसा चला और कवि सम्मेलनों का दौर चला कि बस फिर मैं आगे बढ़ती गई, मुड़कर नहीं देखा और मेरी यात्रा सतत चलती रही। डॉक्टर अनु सपन जी का जब जिक्र आता है साहित्य में, तो एक परिचय के साथ एक बड़ी उपलब्धि आपके साथ जोड़ी जाती है। डॉक्टर तो या PhD तो बहुत सारे लोगों ने साहित्य में की है जो साहित्य में आए हैं, लेकिन स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी की गज़लों पर PhD करना, इस दिशा में कैसे सोचा कि इस दुष्यंत जी के ऊपर PhD करना चाहिए? हाँ, ये भी आपका एक अच्छा प्रश्न है। इस पर भी मैं आपको बताती हूँ किस्सा कि मैंने कहा ना कि मैंने बचपन में कोई, मेरे यहाँ साहित्य का वातावरण नहीं था, मेरे यहाँ कोई साहित्यिक पुस्तकें, किताबें कुछ भी नहीं आती थी। जो भी कुछ था वो बाहर से जो भी मिला मैंने उसको पढ़ा और लिख कर रखा। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तो हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी में दुष्यंत की एक कविता थी, इस उफनते ज्वार का आवेग मध्यम हो चलाए, क्या भरोसा कांच का घटे किसी दिन टूट जाए। तो उसकी जो व्याख्या, जो मैं बिकल जी का जिक्र कर रही थी, उन्होंने इतनी अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की। तब तक मैं दुष्यंत जी को भी नहीं जानती थी, मैंने किसी को पढ़ा भी नहीं था, बस मुझे बहुत अच्छी लगी वो कविता और अंतर मन तक उतर गई। बस वो वहाँ तो ये इतना सा था। इसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दुष्यंत पर PhD करूँगी, लेकिन जब मैं भोपाल आ गई और मैंने MA कर लिया तो बस ऐसे ही ख्याल आया कि कविताओं में, मैं कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी, लेकिन मेरा अध्ययन बहुत नहीं था इतना, मैंने बहुत ज़्यादा किसी को पढ़ा ऐसा नहीं था। लेकिन बस वो एक दिमाग में कोई चीज़ वहाँ से घूमी थी, तो मैं गई अपने प्रोफेसर के पास और मैंने कहा, सर मुझे PhD करना है और विषय मुझे दुष्यंत। तो बोले मुश्किल है, दुष्यंत पर तो नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा क्यों मुश्किल है? कुछ परेशानियाँ आई, लेकिन मिल गया मुझे सब्जेक्ट, मुझे दुष्यंत पे ही करना है। क्यों करना है, आपका ये प्रश्न है, मैं बता देती हूँ। दुष्यंत जी के जो शेर हैं वो व्यवस्था को लेकर, विसंगति को लेकर, सीधे सीधे आदमी के अंतर मन तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उनकी जो आम आदमी की पीड़ा को जो उन्होंने इतने ढंग से, इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतनी विनम्रता के साथ जो प्रस्तुत किया है, उसमें कहीं पूर्वाग्रह भी नहीं दिखता। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ व्यवस्था पर चोट है, बाकी पूर्वाग्रह नहीं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे बस वहाँ से मुझे दुष्यंत, फिर मैं आपको और बता दूं कि मैंने जब मैं PhD कर रही थी तब मैंने दुष्यंत जी को पढ़ा, साए में धूप तब मेरे पास हाथों में आई। इसके पहले मैंने दुष्यंत कुमार त्यागी जी को नहीं पढ़ा था। हाँ, कहीं कहीं सभाओं में कोई कोड उनके करते थे शेर, हाँ बड़े मशहूर शेर हैं उनके, तो कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान हूँ। ऐसे अनेक शेर हैं उनके। जिस तरह से ये कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और भी उनके कई शेर हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वाह, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो अमृत तो पा गई ये पंक्तियां। तो दुष्यंत जी, मतलब उसका एक और कारण बताऊं कि जो मुझे ये चीज़ व्यवस्था के खिलाफ क्यों अपील की बहुत ज़्यादा।
मेरे पिताजी जो है खेती किसानी के मसले में कोर्ट कचहरी बहुत जाया करते थे, क्योंकि कुछ मसले उलझे हुए थे खेती किसानी के, तो अक्सर उनका कोर्ट में जाना, अदालत में जाना। तो फिर वो जो आकर, मैं बहुत छोटी सी थी, वो आकर के वो कुछ कहते थे, अरे वो ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा कर दिया, कोई सुनता नहीं है। तो मतलब मेरे अंदर वो चीज़ें कहीं लगी कि नहीं यार, ये क्या क्या व्यवस्था है, पिताजी परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो वो उस सब चीज वो मेरे मन के अंदर ये उतरती चली गई। बेटियां परेशान देख भी नहीं पाती हैं पिता तो को। वहाँ से भी फिर मुझे कहीं ना कहीं दुष्यंत जी ने प्रभावित किया। तो वो सब था। अच्छा, दुष्यंत जी का ये पक्ष तो जानते हैं कि व्यवस्था के खिलाफ, विसंगति पर, विद्रोह पर, आक्रोश पर उन्होंने इतना सब लिखा, लेकिन एक भाव उनका प्रेम का भी रहा है। उन्होंने प्रेम पर भी, कम लोग जानते हैं, लेकिन प्रेम पर भी बहुत अच्छा लिखा है। आज सुना दीजिए उसका कुछ। उनकी बहुत अच्छी गज़ल है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। और ये है शेर उनका कि तू किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और एक शेर और है इस गज़ल में कि ये है कहीं, बहुत अच्छा सा शेर है वो कि उसकी आँखों में एक जंगल है, मैं अपनी राह भूल जाता हूँ। उसकी आँखों में एक जंगल है, मैं अपनी राह भूल जाता हूँ। और एक प्रेम पर, और ये गज़ल भी उनकी बड़ी अच्छी गज़ल है कि चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी, अब मेरा जिक्र आ गया होगा, वो बर्फ सी पिघल रही होगी। ये उनका प्रेम का भी, उन्होंने प्रेम भी बहुत एक अलग स्वरूप है जिसको लोगों ने कम देखा। हाँ, विद्रोही स्वर को वो ज्यादा देखा, जाने गए दुष्यंत इस स्वर में, लेकिन प्रेम पर भी उनका बहुत अच्छा, बहुत सहज सरल और बहुत ही अच्छा लिखा है। तो दुष्यंत तो मेरे एक तरह से आदर्श। आज भी पढ़ती हैं? बिल्कुल, मैं दुष्यंत जी को आज भी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरे प्रिय रचनाकारों में है एक दुष्यंत। सवाल जो मेरे मन में दुष्यंत जी को लेकर के, मैं भी उनको बहुत आदर के साथ पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उनके लोग जो उनके बारे में बोलते हैं, उनके बारे में जो लोगों ने लिखा है वो मैंने आलेख पढ़े हैं। एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दुष्यंत जी कम उम्र में हमारे बीच से चले गए। एक जीवन का जो पूरा कालखंड होता है मनुष्य का, वो हमारे बीच में नहीं बिताया, असमय चले गए, शीघ्र चले गए। तो क्या जो एक कवि दुष्यंत की तरफ से, शायर दुष्यंत की तरफ से जो आना चाहिए था साहित्य के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ जो एक किसी कवि के जीवन में होता है, जो जहाँ पर वो आकर के, जिस मुकाम पर आकर के वो अपना सर्वश्रेष्ठ लिख देता है। बाबा तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन रामचरितमानस उन्होंने जिस समय पर लिख दी, ऐसे ही सभी का, मैथिली शरण गुप्त जी को लिया सबने। तो दुष्यंत जी अपना सर्वश्रेष्ठ लिख कर गए अथवा नहीं, या वो आना शेष था, वो हमसे असमय चले गए? हाँ, असमय तो वो गए हैं। 43 वर्ष की आयु में जो है वो उनका निधन हो गया। मैं समझती हूँ कि अगर वो होते तो अभी बहुत कुछ और भी इससे अच्छा जो जितना है, हालांकि यही हमको तो गागर में सागर लगता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा और कुछ वो कहते बिल्कुल निश्चित तौर पे, और वो हमारे पास होता। तो ये तो हमें अफसोस है कि हमें जो कुछ और मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया हमको। मेरा ऐसा मानना है कि वो रहते होते तो वो कुछ और बेहतर कहते। अब दुष्यंत जी की कविताओं पर पीएचडी करने वाली डॉक्टर अनु सपन ने जो कुछ लिखा और उनके मन के जो सबसे करीब है, हम अपने दर्शकों को वो सुनाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम जैसा, हमारा मन भी एक तरह से एक निर्माणशाला, एक फैक्ट्री है, उसमें जैसा कच्चा पदार्थ जाता है, जैसे लोगों को हम पढ़ते हैं, जैसे लोगों को हम सुनते हैं, जब हम कुछ कहते हैं तो उसका समावेश उसमें निकलता ही है। नैसर्गिक है, जैसा मशीन में जाएगा रॉ मटेरियल वैसे ही निकलेगा। तो जिस मानस में, जिस मन में दुष्यंत गए हैं या और बड़े बड़े कवि गए हैं, एक विकल जी जैसे श्रेष्ठ साधक की शिष्या ने जो कुछ कहा है, वो कविताएं, वो गीत, जो आपका स्त्री विमर्श को लेकर के गीत है, जिसको लेकर के मैंने आपको जाना और मैं आपको गुनगुनाता रहा कई दिनों तक। भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, इस तरह से नहीं, क्या नहीं आप मुझे देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की। तो ये कहना और इस तरह की जो और कविताएं, इसमें भी आपके आपने जिस तरह से दुष्यंत जी को लेकर के अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं, अब मैं आपकी कविताओं को रिलेट कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि वो तेवर वही था जो उनको पढ़ने वाली एक
उनकी अनुगमन करने वाली एक साहित्य की साधिका ने लिखा। तो मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर अनु सपन जी ने जो लिखा और उनके हृदय के जो बहुत करीब है हमारे दर्शकों को, वो आप सुनाएं। बहुत अच्छी बात है। नारी अस्मिता गीत तो मेरा पूरी देश दुनिया में जाना पहचाना गया और उससे मेरी पहचान बड़ी है। निश्चित तौर पे मैं उसको सुनाऊंगी। लेकिन जो बात कही कि दुष्यंत जी से प्रभावित, तो जहाँ बगावत दिख गई हो, मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि दुष्यंत तो इतना विराट व्यक्तित्व है कि मैं उनके पैर के नाखून को भी स्पर्श नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो आपके एक आइडियल होते हैं तो वो चीज़ आपके ज़हनो दिल पर छाई हुई रहती है। एक गज़ल जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके शेर अच्छे लगते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए दर्शकों तक पहुंचाती हूँ कि इन दिनों मैं पढ़ भी रही हूँ मंचों पर उसको। धूप के आईने में सवर जाएगी, धूप के आईने में सवर जाएगी, धूप के आईने में सवर जाएगी, जिंदगी जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी, जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। और ये शेर देखें कि इतनी नफरत दिलों में न पाला करो। क्या बात है, वाह। इतनी नफरत दिलों में न पाला करो, हर खुशी वरना घुट घुट के मर जाएगी, हर खुशी वरना घुट घुट के मर जाएगी। और ये शेर भी देखें कि इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, इस कदर शोहरतों पे न इतराइए, धूप है दोपहर की उतर जाएगी, धूप है दोपहर की उतर जाएगी। और ये शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे, दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे, दिल के कमरे में मैंने रखा है तुझे, जिंदगी अब बता तू किधर क्या बात है, वाह। जिंदगी अब बता तू किधर जाएगी, तू किधर क्या बात है। जाएगी। और ये शेर भी देखें खास तौर से कि साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो, साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो, साथ कुछ पल तो बच्चों के खेला करो, खुद ब खुद उम्र अपनी ठहर जाएगी, वाह वाह वाह। जिंदगी जब तपेगी निखर जाएगी। ये तो सीधा जिंदगी से संवाद हो गया। हाँ। ये काम दुष्यंत को पढ़ने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, सीधा संवाद, बीच में कोई नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, ये तो गज़ल एक ही सिटिंग में उतरती चली गई थी इसके सारे शेर। और रचना वैसे वही होती है कि जो यहाँ से लिखी जाए, वो यहाँ से लिखी जो है वो यहाँ पहुँच नहीं पाती, जहाँ तक मेरा सोच है। और जो एक ही बार में जो उतरती जाती है वो दुनिया तक पहुँचती है, जनता तक, मन के अंदर पहुँचती है उनके। नारी अस्मिता को लेकर आपने जो जिक्र कुछ किया मुक्तक था, भी हम सुनना चाहेंगे, मुक्तक या गज़लों के कुछ और। हाँ, यूँ तो गज़लें मेरी जो है 2 किताबें हैं गज़लों पर, एक गीत पर भी आई हुई है, एक एल्बम मेरा आया हुआ है। शेर तो बहुत सारे हैं, मैं एक गज़ल के 2-3 शेर और आप तक पहुंचाती हूँ कि
मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे क्या बात है, ज़माने वाह 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 वाले, वाह वाह वाह। कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे ज़माने वाले। और ये शेर देखें कि अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, अपने भरपूर लड़कपन को संभाले रखना, दिन यही होते हैं बस हंसने हंसाने वाले, दिन यही होते हैं बस हंसने हंसाने वाले। और ये शेर भी देखें, किसकी मेहनत के पसीने से महल बनते हैं, किसकी मेहनत के पसीने से महल बनते हैं, किसकी मेहनत के पसीने से महल बनते हैं, सोचते ही नहीं ये ऊंचे घराने वाले, सोचते ही नहीं ये ऊंचे घराने वाले। एक अंतिम प्रश्न लेकर के मैं इस चर्चा को यहाँ पर विराम दूंगा। आपने कवि सम्मेलन को भी एक लंबा समय दिया है, 32 वर्ष आपने कवि सम्मेलन के इस मंचों पर बिताए हैं। अब कवि सम्मेलन का स्वरूप थोड़ा सा अलग हुआ है। अब उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में चुटकुले तो होते ही हैं, पहले से भी चलते रहे हैं, पैरोडी आ गई हैं, इसके अलावा लाफ्टर आ गया है, इसके अलावा अब बैंड भी शामिल हो गए हैं, म्यूजिक के जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी आ गए हैं। तो इसको आप यात्रा को क्या देखती हैं? उत्थान की तरफ देखती हैं, पतन की तरफ देखती हैं, अवनति की तरफ देखती हैं या उन्नति की तरफ देखती हैं? हाँ, वो तो है, समय के साथ में चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं और परिवर्तन होना अच्छी बात है, लेकिन अब लाफ्टर का एक अपना अलग अंदाज़ है, उसका अपना एक आनंद अलग है, बैंड का अपना अलग होगा। ये सब क्या क्या आ रहा है, मैं ज़्यादा तो इस विषय पर क्या कहूँ। अच्छा है, ठीक है, सबका अपना अपना सोच है और जनता जैसा चाहती है, दुनिया जैसा सुनना चाहती है, उस तरीके से सबका अपना अपना टेस्ट है और उस हिसाब से काम भी हो रहा है। लेकिन कविता का मंच, कवि सम्मेलन और कविता का जो मंच मैंने मतलब जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है 32 वर्षों में, उस स्वरूप में और आज के स्वरूप में काफ़ी अंतर है। देश के ऐसे पुराने कवि जिनके साथ कविता पढ़ के आज लगता होगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली थी, मैंने उनके साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन कवियों के कुछ नाम। गोपाल दास नीरज जी, जिनके सानिध्य में, जिनके साथ बैठकर हमने उनको सुना और उनके साथ बैठ के काव्य पाठ किया। सोम ठाकुर जी हैं, महेश्वर तिवारी जी हैं, निदा फाजली जी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो है जिनके साथ हमने कविता, बाल कवि बैरागी जी हैं, निर्भय हाथरसी जी के साथ तो मैंने नहीं पढ़ा, मैं उस समय मंचों पर जब नहीं, उनके साथ भी मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन हाँ नीरज जी के साथ सोम ठाकुर जी, बाल कवि बैरागी जी, निदा फाजली जी, अगर उर्दू के तमाम और भी मशहूर राहत इंदौरी जी हैं, बड़े कई शायर हैं, उनके साथ भी मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। तो वो समय में और अब में मैं बहुत फ़र्क देखती हूँ। उस समय हमने 3 दौर कविता के पढ़े हैं, मतलब सुबह तक हो जाती थी सूर्य की किरण के साथ कवि सम्मेलन। हमने एक ऐसा श्रोता वर्ग भी देखा है जो शुद्ध कविता सुनने के लिए सुबह तक बैठता था। वो कब 2 बजे के बाद, एक दौर ख़त्म होने के बाद में, और उन दौर में शुद्ध कविता होती थी, वाकई कविता होती थी और बहुत अंतर्मन से लोग सुनते थे और बहुत मन से कवि भी सुनाते थे। वो दौर था। अब का दौर जो है वो 2.5 घंटे में शो हो रहा है, ग्लैमर हो गया है, पैसा हो गया है। अच्छा है, हमारा समय एक अलग था, हमने यात्राएं स्लीपर में की, ट्रेन में की, एसी में तो बहुत बाद में बैठे, अब तो सीधे आप लोग फ्लाइट से जाते हो। चलिए, कवि सम्मेलन ने, कविता ने जो यात्रा की है, वैसी ही यात्रा
फर्श से अर्श तक की डॉक्टर अनूप सपन जी की रही है। एक 12 साल की युवती ने, 12 साल की एक छात्रा ने जो अखबारों की कतरन से, मैगजीन से जो कुछ संग्रहित किया, फिर जो लोग लिखा, वह पुरस्कारों तक पहुंचा, मंचों तक पहुंचा, सम्मानों तक पहुंचा, मंचों की यात्राओं तक पहुंचा, लोगों के दिलों तक पहुंचा और डॉक्टर अनूप सपन के रूप में आज देश में विद्यमान है। वो आज हमारे स्टूडियो आई, न्यूज़ वर्ल्ड पधारी, इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार।